अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बखैरियत होंगे। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के लेक्चर नंबर 13 के पार्ट 5 में, जो कि वीडियो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। और इससे पहले 4 पार्ट्स जो हैं वो मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूँ और वो मैंने इंग्लिश में रिकॉर्ड करवाए थे। तो कुछ स्टूडेंट्स का जो फ़ीडबैक ये था कि अगर आप इसको उर्दू में करवाएं तो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो मैं इंशाल्लाह ये कोशिश करूँगा कि इसको उर्दू में और ज़्यादा अच्छे तरीके से एलेबोरेट करने की कोशिश करूँगा। सो स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले जो आज की हदीस है वो है, मन स्वामता नजा, जो खामोश रहा इसने नजात पाई। उसके बाद हम फ़्लो ऑफ द लेक्चर की तरफ चलेंगे। इसमें हमने 8088 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ा था और द सब टॉपिक्स हमने पढ़े थे वो थे माइक्रो प्रोसेसर की बसेस, कि बसेस क्या होती हैं, और इसके अलावा जो हमारा 8088 की आईसी होती है उसमें कौन कौन सी पिन्स होती हैं जो डाटा बस के लिए, एड्रेस बस के लिए और कंट्रोल बस के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा इसमें हमने मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ दी डाटा बस और एड्रेस बस को भी देखा और उसको डीमल्टीप्लेक्स किस तरह से किया जाता है इन शॉर्ट। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से कंट्रोल सिग्नल जनरेट किए जाते हैं। फिर हमने बस टाइमिंग की एक डायग्राम देखी थी जिसमें क्लॉक साइकिल्स के अकॉर्डिंगली मल्टीपल सिग्नल जो हैं वो किस तरह से टाइम स्लॉट्स के अंदर वो अपने वर्किंग परफॉर्म करते हैं और किस तरह से मेमोरी को रीड और राइट किया जाता है। तो वो एक टाइमिंग डायग्राम थी जिसको हमने स्टडी किया। उसके अलावा जो बाकी पिन्स थी 8088 की, उनको भी हमने ब्रीफली जो है वो वन बाय वन डिस्कस किया और उसके बारे में देखा कि वो किस तरह से काम करती हैं और उनका क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है। उसके बाद हम बड़े आगे, प्रीवियस लेक्चर में हमने 82 84 की क्लॉक जनरेटर आईसी के बारे में पढ़ा। और ये जो क्लॉक जनरेटर आईसी होती है ये क्लॉकिंग को जनरेट करती है। क्लॉकिंग की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि क्लॉकिंग से चीज़ें सिंक्रोनाइज़ हो जाती हैं, टाइमिंग स्टैंडर्ड्स मिलते हैं माइक्रो प्रोसेसर को अपने काम को सरअंजाम देने के लिए। और इसके अलावा हमने 82 84 की जो फीचर्स थे वो पढ़े और उसकी जो पिन्स हैं वो किस तरह से काम करती हैं और हर पिन्स की डिस्क्रिप्शन देखी ब्रीफली और उसके बारे में उसका इंट्रो भी किया। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम 8 बिट सेक्शन ऑफ आईएसए बस, आईएसए का मतलब होता है इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर बस, इंशाल्लाह हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और उसमें मज़ीद जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे कि बिट ऑफ बस हिस्ट्री क्या है, यानी बस हिस्ट्री ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई और किस तरह से जो है ये इवॉल्व हुई। उसके बाद हम ये देखेंगे कि लोकल बस और सिस्टम बस जो है ये दो बसेस क्या होती हैं, ये दोनों आपस में किस तरह से रिलेट करती हैं, इनको आइसोलेट कैसे किया जाता है और इनकी डिफ्रेंशिएशन क्या है, लोकल बस क्या होती है, सिस्टम बस क्या होती है, दोनों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके अलावा हम एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस को इस पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे कि लोकल बस और सिस्टम बस में ये दोनों किस तरह से मौजूद होती हैं। और इसके अलावा जो एड्रेस लैचिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, डाटा बफरिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और मिनिमम और मैक्सिमम मोड इंशाल्लाह दोनों में इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम मज़ीद जो है वो 1 बस 2 मास्टर्स का कॉन्सेप्ट है, इस पे भी इंशाल्लाह जो है वो अपना काम करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। 8 बिट सेक्शन ऑफ आईएसए बस को हम स्टडी करते हैं। पहले इसमें हिस्ट्री देखते हैं कि आईएसए बस की जो हिस्ट्री है वो क्या है और 8 बिट सेक्शन ऑफ आईएसए बस से क्या मुराद है। 1981 में आईबीएम ने आईबीएम पीसी इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें 8088 माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ और उसकी जो डाटा बस का साइज़ था वो 8 बिट का है और उसको 8 बिट सेक्शन ऑफ आईएसए बस का नाम दिया गया। 8 बिट सेक्शन ऑफ आईएसए बस यानी आईएसए बस का एक सेक्शन के तौर पे उसको देखा जाता है। 1984 में आईबीएम ने एक और पीसी इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम उन्होंने आईबीएम पीसी 80 यानी एडवांस टेक्नोलॉजी रखा और उसमें उन्होंने 8286 प्रोसेसर यूज़ किया और उसकी जो डाटा बस थी उसका साइज़ था 16 बिट। तो उस 16 बिट को उन्होंने आईएसए बस का नाम दे दिया और जो उससे प्रीवियस वाला था 8088 वाला, उसके माइक्रो प्रोसेसर में जिसमें 8 बिट की डाटा बस थी उसको उन्होंने 8 बिट सेक्शन ऑफ आईएसए बस का नाम दे दिया, यानी वो उसका सब सेक्शन बना दिया और जो आईएसए बस थी उसको उन्होंने 16 बिट कंसीडर किया।
और उसका जो नाम रखा उन्होंने IBM PC-80 यानी एडवांस टेक्नोलॉजी था। और ये जो दूसरा जो पहले वाला था 1981 में जो 8088 का माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करके IBM PC बनाया था, उसको उन्होंने IBM PC XT यानी एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी का नाम दिया। तो पहले तो ये चीज़ दोनों में फ़र्क ज़हन में रखना है कि IBM PC XT और IBM PC-80 क्या है। IBM PC XT का मतलब है एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, जिसमें 8 बिट की डाटा बस वाला प्रोसेसर यानी 8088 यूज़ हुआ है, जबकि IBM PC-80 यानी एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो 8286 जिस माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया, जिसकी जो डाटा बस का साइज़ है वो 16 बिट है, और उसको हम ISA कंसीडर करते हैं, ISA बस। और जो IBM PC XT है उसको हम कंसीडर करते हैं 8 बिट सेक्शन ऑफ द ISA बस। हम इस चीज़ में जो अपने लेक्चर्स में हम जहाँ पे भी अगर हम IBM PC का जिक्र करेंगे तो वहाँ पे ये अंडरस्टूड होगा कि एक्चुअली हम IBM PC XT की बात कर रहे हैं, यानी 8 बिट सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। सो उसको लेकर के हम आगे अपने लेक्चर में चलेंगे। जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लोकल बस वर्सेस सिस्टम बस। बस के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि बस क्या होती है या बस सिस्टम क्या होता है। कोई भी ऐसे फिज़िकल लिंक्स या वायर्स जिनके थ्रू हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं या रिसीव करते हैं, उसको हम बस बोलते हैं। और जो बस है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, एक लोकल बस और एक सिस्टम बस। तो इनमें हम पहले देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो जो पहली टाइप की आपके पास बस आ जाती है उसको हम बोलते हैं सिस्टम बस। इसका काम क्या होता है? सिस्टम बस हमें प्रोवाइड करती है नेसेसरी सिग्नल्स, किसको? रैम को, रोम को, पेरिफेरल्स को। इसका मतलब एक तो इसका काम सिस्टम बस का ये होता है कि रैम, रोम और जो बाकी पेरिफेरल्स मदरबोर्ड पे लगे हैं उनको नेसेसरी सिग्नल्स प्रोवाइड करना, उनको एड्रेसेस प्रोवाइड करना और उनसे डाटा की जो है वो ट्रांसमिशन रिसीविंग दोनों करना। ये है सिस्टम बस का काम। लेकिन इसके अलावा इसका एक काम और भी है कि ये सिर्फ इन 3 चीज़ों को यानी रैम, रोम और पेरिफेरल्स को ही डिस्कस नहीं करती, बल्कि एक्सपेंशन स्लॉट से आने वाला डाटा। एक्सपेंशन स्लॉट से क्या मुराद है? मदरबोर्ड पर जो आप एक्सटर्नल कार्ड्स लगाते हैं, एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लगा लें या एक्सटर्नल वायरलेस लैन कार्ड लगा लें, कोई भी आप एक्सटर्नल कार्ड उसमें ऐड करेंगे तो एक्सपेंशन स्लॉट पे करेंगे, तो डेफिनेटली वो एक्सपेंशन स्लॉट से भी जो डाटा है, एड्रेस है या जो कंट्रोलिंग सिग्नल्स हैं वो भी सिस्टम बस के थ्रू ही ट्रांसमिट होंगे। दूसरी टाइप की जो बस आ जाती है वो है लोकल बस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि लोकल बस वो वाली बस होती है जिसका ताल्लुक माइक्रो प्रोसेसर से लोकली होता है, यानी अगर किसी ने माइक्रो प्रोसेसर से कम्युनिकेट करना है तो वो वाया लोकल बस कम्युनिकेट करेगा, उसके विदाउट आप माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस नहीं करेंगे। सो एक हो गई सिस्टम बस जो कि मेमोरीज़ और पेरिफेरल्स को और साथ एक्सपेंशन स्लॉट्स को डिस्कस कर रही है या उनको उनके साथ कम्युनिकेशन किए हुए हैं, जिसमें एड्रेस भी शामिल है, डाटा भी शामिल है और कंट्रोलिंग सिग्नल्स भी शामिल है। जबकि दूसरे एंड पे जो हमारी लोकल बस है जो कि डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर के साथ लिंक कर रही होती है और माइक्रो प्रोसेसर से कम्युनिकेशन के लिए उस बस के थ्रू होके जाना बेहद ज़रूरी है, उसके बगैर हम माइक्रो प्रोसेसर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सो ये दोनों बसेस के दरमियान में कोई आइसोलेशन ब्रिज होना चाहिए, कोई ऐसी सेपरेट ऐसी आईसी होनी चाहिए या ऐसा डिवाइस होना चाहिए इन दोनों बसेस को डिफरेंशिएट करे या सेपरेट करे। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो कुछ आईसीज़ होती हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, बफर्स और लैचेस होती हैं जो सेपरेट करती हैं सिस्टम बस को लोकल बस के साथ। सबसे पहले तो जो डाटा बस की बात की जाए तो डाटा बस की जो सेपरेशन है वो 74LS245 ट्राई स्टेट बफर के ज़रिए की जाती है। यानी ये बाई डायरेक्शनल बफर होता है जिसमें डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है बाई डायरेक्शनल वे से, यानी उसमें ट्रांसमिशन मोड भी होता है, रिसीविंग मोड भी होता है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है चिप डाटा बस को बफर करने के लिए, और ये बाई डायरेक्शनल होती है। और उसके बाद हम जो दूसरी आईसी यूज़ करते हैं एड्रेस बस को, जो सिस्टम एड्रेस की सिस्टम बस को और एड्रेस की लोकल बस को सेपरेट करने के लिए वो 74LS373 लैच होती है। यानी ये लैच जो है ये एक ब्रिज का काम करती है या आइसोलेशन का काम कर रही होती है बिटवीन दी सिस्टम एड्रेस बस एंड लोकल एड्रेस बस।
तो इन दोनों को जो है ये डिफ्रेंशिएट करती है। और इनके बारे में अगर हम आगे चल के मज़ीद पढ़ेंगे, लेकिन इनकी जो है वो डायग्राम्स समझ लेते हैं। जैसा कि ये आपको 74LS 245 की डायग्राम आप देख सकते हैं। तो ये 245 में आप ये देख सकते हैं कि इसकी एक साइड जो है ये वाली वो एक पोर्ट A है और दूसरी साइड पे पोर्ट B है। ये दोनों पोर्ट्स जो हैं ये डाटा की बफरिंग का काम करती हैं, बाई डायरेक्शनल है। इसका मतलब ये कि हम इधर से आने वाला डाटा यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं और इधर से आने वाला डाटा यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं, और ताकि उसको फ्यूचर में फ़र्दर आगे ट्रांसमिट किया जा सके तो उसको बफर कर लिया जाता है डाटा को। और उसके अलावा यहाँ पे आप दो इसके जो बाइसिंग सिग्नल्स हैं, एक VCC है और एक ग्राउंड है, ये पिन्स देख सकते हैं। उसके अलावा ये दो सिग्नल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि कंट्रोलिंग सिग्नल्स होते हैं। ये कंट्रोलिंग सिग्नल्स दो हैं, एक को एनेबल कहते हैं, G बार से डिनोट करते हैं, यानी ये एक्टिव लो होता है। इसका मतलब ये अगर इस IC के ऊपर अगर हम एक्टिव लो सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो ये जो IC है ये एनेबल हो जाएगी, अदरवाइज ये डिसेबल रहेगी। जबकि दूसरी कंट्रोल इनपुट जो है ये डायरेक्शनल कंट्रोल के लिए है, यानी हम डाटा को पोर्ट A से पोर्ट B की तरफ लेके जा रहे हैं या पोर्ट B से पोर्ट A की तरफ लेके जा रहे हैं, वो ये हमारी जो है ये एक्टिव हाई डायरेक्शन कंट्रोल जो है डिसाइड करेगी। सो ये ट्रुथ टेबल आपको दिखाया गया नीचे, जिसमें दोनों हमारी जो कंट्रोल इनपुट्स के अकॉर्डिंगली ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है। अगर आप देखें कि हमारे पास एनेबल अगर हमने करना है इसको तो हम एक्टिव लो रखेंगे, और डायरेक्शन को अगर हम एक्टिव लो सिग्नल इसको हम एक्टिव लो सिग्नल देंगे तो क्या होगा कि डायरेक्शन जो है वो B डाटा टू A बस हो जाएगी, यानी B का जो डाटा है वो A बस पे मुंतकिल होगा, ठीक है, और बफर होगा। लेकिन अगर हम दूसरे केस में देखें जिसमें एनेबल करने के लिए तो हमें जो एनेबल इनपुट है उसको एक्टिव लो ही रखना पड़ेगा, लेकिन जो डायरेक्शनल कंट्रोल है उसको हाई रखेंगे तो A जो डाटा है वो B बस की तरफ मूव करेगा, यानी डायरेक्शन उसकी हो जाएगी फ्रॉम A टू B, और डाटा जो है वो बफर कर लिया जाएगा। जबकि थर्ड केस अगर आप देखें तो इसमें आप जब एनेबल हाई करते हैं तो ये आपकी डोंट केयर हो जाती है, यानी वट एवर वैल्यू यू गिव टू द डायरेक्शन कंट्रोल, जब आप इसको एनेबल को हाई करेंगे तो आप जो है वो आपकी जो है ये आइसोलेशन प्रोवाइड करेगी, यानी ये बिल्कुल सेपरेट कर देगी, कट ऑफ कर देगी आपकी लोकल बस को और सिस्टम बस को। तो ये बेसिकली ब्रिज का भी काम कर रही है, आइसोलेशन कर रही है हमारी लोकल बस में और सिस्टम बस के अंदर। अब हम बढ़ते हैं दूसरी IC जो कि 74LS 373 है, 373, जो कि लैच है बेसिकली। तो इसके अंदर जो है वो DQ लैच आप देख सकते हैं लगी हुई है, और ये मल्टीपल DQ लैच लगी होती हैं, और इसमें भी दो पोर्ट्स आप देख सकते हैं, एक आपकी पोर्ट D है जो कि इनपुट है और एक इसकी Q पोर्ट है जो कि आउटपुट है, और ये यूनी डायरेक्शनल है। इसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी जो एड्रेस बस होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, तो इसमें डाटा की जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम D टू फ्रॉम Q होगी। और इसके अलावा इसकी दो बाइसिंग इनपुट्स आप देख सकते हैं, VCC और ग्राउंड की, और साथ में आप इसका टेबल भी देख सकते हैं और इसके अलावा इसकी IC में ये दो कंट्रोल इनपुट्स भी आप देख सकते हैं, एक एनेबल की और एक आउटपुट कंट्रोल की। आउटपुट कंट्रोल जो है वो अगेन एक्टिव लो है, अगर आप इसको एक्टिव लो सिग्नल देंगे तो इसकी आउटपुट जो है वो इसको आउटपुट एनेबल हो जाएगी, और अगर आप IC को एनेबल करना चाहते हैं तो आपको उसको एक्टिव हाई सिग्नल देना होगा जिसको हम G से डिनोट करेंगे। सो अगेन इसका ट्रुथ टेबल आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो ऊपर वाले दो केसेस हैं ये इसके जो हैं वो एनेबल केसेस हैं जो कि एक्टिव केसेस हैं। इसमें ये होता है कि जब आप आउटपुट कंट्रोल को लो करते हैं जो कि एक्टिव लो थी तो ये एनेबल हो जाती है, और एनेबल इनपुट को आप हाई सिग्नल देते हैं जब, यानी जब आप इस पे लो और इस पे हाई अप्लाई करेंगे तो आपकी IC एनेबल हो जाएगी। उसके बाद आप जो भी D पे देंगे वही Q पे आपको मिलेगा। ये दोनों पहले केसेस में हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इनको वैल्यूज़ को रिवर्ट करें या चेंज करें तो फिर हमें हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट हासिल नहीं होगी और ये लैच जो है ये प्रॉपर वर्क नहीं कर सकेगी। जी, तो इस नेक्स्ट डायग्राम में हम ये देख सकते हैं कि आइसोलेशन ऑफ सिस्टम बस एंड लोकल बस ऑफ 8088 माइक्रो प्रोसेसर इन द मिनिमम मोड, यानी हम ये देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर 8088 जो है मिनिमम मोड में किस तरह से हम इसको आइसोलेट करते हैं जो हमारी लोकल बस है और सिस्टम बस है। इस डायग्राम में इंशाल्लाह हम ये देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इसमें हम इनको ब्लॉक्स को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है ये 8088 माइक्रो प्रोसेसर है और ये उसकी कुछ पिन्स हैं।
उसके अलावा ये क्लॉक जनरेटर आईसी लगी हुई है 8284A के नाम से, और ये उसके साथ क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा हुआ है। और जो रिक्वायर्ड इम्पोर्टेंट क्लॉकिंग सिग्नल्स हैं जो कि 8284 जनरेट करता है और माइक्रो प्रोसेसर 8088 को डिलीवर किए जाते हैं, वो तीन सिग्नल्स, एक आपके पास क्लॉक का सिग्नल है जो कि इसको क्लॉकिंग प्रोवाइड करता है, और सेकंड नंबर पे रेडी का सिग्नल है जो कि इसको वेट स्टेट में ले जाने के लिए ज़रूरी होता है, और तीसरा जो है ये रीसेट का सिग्नल है जो कि कोल्ड बूट के प्रोसेस में काम आता है। उसके अलावा मज़ीद आप ये देख सकते हैं कि ये जो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम मोड की पिन है ये वीसीसी के साथ कनेक्ट है। सो वीसीसी से कनेक्ट होने का मतलब ये है कि ये मिनिमम मोड में ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि अगर ये ग्राउंड से कनेक्ट होगा तो ये मैक्सिमम मोड में होगा। सो ये मिनिमम मोड में हमारी 8088 माइक्रो प्रोसेसर सेलेक्ट हुई हुई है। सो आगे मूव करते हैं। इसमें मज़ीद हम ये देख सकते हैं कि ये जो आप तीन आईसीज़ देख रहे हैं 74LS138 और 74LS373 और 74LS245, ये जो तीनों आईसीज़ हैं, इन आईसीज़ के अगर आप देखें लेफ़्ट साइड पे तो ये आपको लोकल बस नज़र आ रही है जो कि माइक्रो प्रोसेसर से डायरेक्टली अटैच है। सो ये बस जो है ये आपकी लोकल बस कहलाएगी। अब इस लोकल बस में तीन किस्मों की बसेस हैं। एक आपके पास लोकल कंट्रोल बस है, लोकल एड्रेस बस है और लोकल डाटा बस है। इसी तरह अगर आप आईसीज़ के राइट साइड पे देखेंगे तो ये आपको सारी की सारी जो है ये सिस्टम बस नज़र आएगी। इसकी भी तीन टाइप्स हैं, कंट्रोल सिस्टम बस है, और हमारे पास एड्रेस सिस्टम बस है, और थर्ड जो है ये हमारे पास डाटा सिस्टम बस है। तो ये हमारे पास जो है ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। सो अब हम ये देखते हैं कि ये आईसीज़ क्या रोल प्ले करती हैं इनको सेपरेट करने में और इनको आइसोलेट करने में। जो 74LS138 डिकोडर आईसी है और 74LS373 हमारे पास लैच है, और 74LS245 ट्राई स्टेट बफर है। सो सबसे पहले हम देखते हैं 74LS138 को, जिसमें ये आप देख सकते हैं कि 3 to 8 डिकोडर लगा हुआ है। ये बेसिकली 3 to 8 डिकोडर का नंबर है। सो 3 to 8 डिकोडर आईसी क्या करती है, जैसा कि हमने ये पहले पढ़ चुके हैं कि 3 to 8 डिकोडर आईसी की 3 इनपुट्स होती हैं और 8 आउटपुट होती हैं, और 3 इनपुट्स का जो भी कम्बिनेशन यहाँ पे बनता है उसी हिसाब से यहाँ पे आउटपुट जनरेट होती है। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि सपोज़ कर लें आपके पास ए पे भी ज़ीरो है, बी पे भी ज़ीरो है और सी पे भी ज़ीरो आ रहा है। तो हमारे पास ये जो 8 आउटपुट हैं 0 से लेके 7 तक, तो वो जो रेलिवेंट नंबर वाली आउटपुट है वो इनेबल हो जाएगी, वो ओपन हो जाएगी या एक्टिव हो जाएगी। सो 0 का मतलब है कि ज़ीरो, सो ये वाली इसकी जो है ये एक्टिव हो जाएगी और बाकी सारी जो हैं वो नॉन एक्टिव रहेंगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पर सेकंड वैल्यू देते हैं 0 एंड 1, सो इससे क्या होगा कि बेसिकली 1 बनता है, तो आपकी ये जो 1 वाली आउटपुट है यहाँ पे आउटपुट आएगी, बाकी आउटपुट नहीं आएगी। इसी तरह आप वैल्यूज़ यहाँ पर देते जाएं तो आपको यहाँ पे डिकोडर की आउटपुट मिलती जाती हैं। सो इस डिकोडर का फंक्शन बेसिकली क्या है, इस डिकोडर में जो है इसकी 3 कंट्रोल इनपुट्स होती हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि G1 जो है ये एक्टिव हाई होती है, और ये जो G2A और G2B ये हमारे पास एक्टिव लो होती हैं। सो इनको हमने ग्राउंड किया हुआ है ताकि ये एक्टिव लो जो है ये इनेबल कर सकें आईसी को, और G1 को हमने VG से कनेक्ट किया, यानी ये एक्टिव हाई रहे और हमारी आईसी जो है 138 ये इनेबल रहे। सो उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये 3 कंट्रोल सिग्नल्स किस तरह से यहाँ पे 4 कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं ये जनरेट करते हैं। सो IO/M का सिग्नल है हमारे पास, जिसमें मेमोरी, अगर हम एक्टिव लो सिग्नल यहाँ पे देंगे तो इसका मतलब मेमोरी इनेबल होगी, और सेकंड नंबर पे रीड का सिग्नल है जो कि एक्टिव लो है, और राइट का सिग्नल है। ये तीनों सिग्नल्स आउटपुट हैं 8088 माइक्रो प्रोसेसर के। सो माइक्रो प्रोसेसर से हम ये 3 आउटपुट सिग्नल लेकर तो 3 to 8 डिकोडर की मदद से 4 सिग्नल्स बनाने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर 0 रखें, यहाँ पर भी 0 रखें, और यहाँ पर इसको हम 1 करें तो क्या होगा। अच्छा, जब हम यहाँ 0 सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये मेमोरी सिलेक्ट होगी।
उसके बाद इस ज़ीरो से ये क्या होगा, ये रीड वाली इनपुट जो है ये इसकी एनेबल हो जाएगी, क्योंकि रीड एक्टिव लो है। तो जैसे ही हम यहाँ से एक्टिव लो जो है ये लेंगे और ये हमारी रीड जो है ये एनेबल होगी। इसी तरह राइट को जब हम बंद करेंगे तो ये राइट डिसेबल होगी। इसका मतलब ये कि हम मेमोरी को रीड करना चाह रहे हैं। सो मेमोरी को रीड करने के लिए क्या करेंगे, ये सिग्नल जब यहाँ 3 to 8 डिकोडर पे ये तीनों कम्बिनेशन अप्लाई करेंगे तो 001 का मतलब है 1, तो हमें 1 पे आउटपुट मिलेगी मेमोरी रीड सिग्नल, जो कि एक्टिव लो होगा बेसिकली। सो एक्टिव लो सिग्नल जो है ये हमें मेमोरी रीड पे यहाँ पे मिलेगा। इसी तरह अगर हम इसकी और वैल्यूज़ लें, लेट्स से अगर हम अगेन ज़ीरो लें, इसको 1 कर दें और इसको 0 कर दें, यानी अब हम राइट करना चाह रहे हैं मेमोरी को, क्योंकि यहाँ से मेमोरी सिलेक्ट होगी और इस वाले सिग्नल से आपका राइट सिलेक्ट होगा, जबकि रीड डिसेबल होगा। सो ये 010 का मतलब 2 होता है, तो आपकी ये यहाँ पर 3 to डिकोडर पे जो 2 नंबर वाली आउटपुट है ये एक्टिव हो जाएगी और आपका जो है ये मेमोरी राइट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जो कि एक्टिव लो सिग्नल है। उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं कि जब हम यहाँ पर 1 अप्लाई करेंगे और 0 अप्लाई करेंगे और 1 अप्लाई करेंगे, सो 101 जो है ये आपका 5 बनता है। सो 5 नंबर पे आपकी इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन जो है ये एक्टिव हो जाएगा। इन द सेम वे जब आप यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे, इसको 0 देंगे तो 1 का मतलब यहाँ से आईओ डिवाइस सिलेक्ट हो रहा है और आप उसको रीड करना चाह रहे हैं। सो 110 का मतलब बनेगा 6। सो आपकी 6 नंबर वाली जो आउटपुट है ये एनेबल हो जाएगी और यहाँ पे ये सिग्नल जनरेट होगा, इनपुट आउटपुट राइट का एक्टिव लो सिग्नल। सो आपने ये देखा कि ये जो लैच है, इससे पहले हमारे पास यहाँ पर जो है वो लोकल कंट्रोल बस किस तरह से कन्वर्ट हुई है सिस्टम कंट्रोल बस के अंदर। सो बेसिकली ये आईसी कंट्रोल बस जो लोकल है और जो सिस्टम है उन दोनों को आइसोलेट कर रही है। सो इसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करते हैं 74LS373 के फंक्शन के ऊपर। सो जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ कि 74LS373 बेसिकली एड्रेस को लैच करती है और ये एक्टिव किससे होती है, ये 2 सिग्नल से एक्टिव होती है। एक तो इसके ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं जी सिग्नल है और दूसरा आउटपुट इनेबल है जो कि एक्टिव लो है। सो आउटपुट इनेबल को तो हम ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड करने से इसकी एक जो है कंट्रोल इनपुट एक्टिव हो जाती है और यहाँ जी पर जो है ये हम ALE का सिग्नल देते हैं। सो ALE जैसे ही इसको यहाँ पर मिलेगी और साथ इसको हमने ग्राउंड किया हुआ है आउटपुट को, तो दोनों इसकी कंट्रोल इनपुट्स जो है वो एक्टिव होंगी और हमारी आईसी जो है ये एक्टिव हो जाएगी। और जैसे ही आईसी एक्टिव होगी तो जो भी यहाँ पर एड्रेस पड़ा होगा वो सारे का सारा यहाँ पर लैच हो के हमें A0 से A19 तक मिल जाएगा। सो ये एक जो आपकी 74LS373 है ये 8 बिट्स को लैच करती है। सो चूँकि हम देख सकते हैं कि 8 इसकी हो जाएंगी, सेकंड की भी 8 हो जाएंगी, 16 और 20 बिट का एड्रेस है तो बाकी आपके पास 4 बचेंगी। सो 4 बिट्स जो हैं ये थर्ड वाली लैच की यूज़ होंगी, जबकि 4 जो हैं ये अनयूज़ रहेंगी। तो ये तीन 74LS373 मिलकर 20 बिट का एड्रेस लैच करके जो है ये सिस्टम बस पे पहुंचा देंगी। सो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो आईसी है ये एड्रेस बस जो सिस्टम वाली साइड वाली है उसको आइसोलेट कर रही है एड्रेस बस ऑफ लोकल साइड। सो ये लोकल एड्रेस बस है और ये सिस्टम एड्रेस बस को दोनों को आइसोलेट करने में हेल्प आउट कर रही है और साथ में लैचिंग भी कर रही है। इन द सेम वे जब हम 74LS245 पर आते हैं तो ये चूँकि बफ़र है, ट्राई स्टेट बफ़र बोलते हैं इसको, ये क्या करता है, ये 2 डायरेक्शनल जो है ये डाटा को बफरिंग करता है। सो इसकी भी 2 इनपुट्स हैं यहाँ पर, एक डायरेक्शन कंट्रोल के लिए है और एक जो है ये इसकी जी बार है जो कि इसको आप कह लें कि आउटपुट इनेबल है या आप इसको जो है वो चिप सिलेक्ट कर लें। सो ये जो चिप सिलेक्ट है ये बेसिकली कनेक्ट होगी आपकी डाटा इनेबल के साथ। सो डाटा इनेबल से एक्टिव लो का सिग्नल आएगा और ये वाली इनपुट जो है इसकी इनेबल होगी। इसी तरह डायरेक्शन कंट्रोल के लिए आपका जो सिग्नल है वो डाटा ट्रांसमिट और रिसीव, इस वाली पिन से आपको यहाँ से डाटा आएगा और अगर आप इसको रिसीव करना चाहते हैं तो आपको एक्टिव लो सिग्नल यहाँ पे देना होगा और अगर आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो एक्टिव हाई सिग्नल देंगे। सो जैसे ही इसको जो ग्राउंड का जो चिप सिलेक्ट सिग्नल भी मिलेगा और डायरेक्शन कंट्रोल का सिग्नल भी मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली ये लोकल डाटा बस को
जो है आपकी सिस्टम डाटा बस के साथ मुंसलिक करेगी और उसकी बफरिंग करेगी बाई डायरेक्शनल वे से, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी डायरेक्शन में इसको सिलेक्ट कर रहे हैं।